ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फाइलोजेनी एंड डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने पिछली क्लास में पिछली स्लाइड में देखा था कि और ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे इस लाइफ पे इस अर्थ पे लाइफ का जन्म हुआ और धीरे धीरे वो लाइफ इवॉल्व हुई और वेरियस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी जो है इस प्लेनेट अर्थ पे आप अब आप देखते हो। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्डर होता है, दे कैन वर्क इन ऑर्डरली वे, they can reproduce, they can grow and develop, they can utilize the nutrients from the surroundings and process for the energy। ठीक है, दिस काइंड ऑफ द कैपेबिलिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, एनीवन? व्हाट इज डाइवर्सिटी? स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? चेंजेस इन इन्वायरमेंट। लेकिन इन चेंजेस इन्वायरमेंट के कारण जो स्पीसीज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और जिसके कारण नई नई स्पीसीज बन रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। So biodiversity is a composite of biology and diversity. Normally, it is used to describe the number and diversity of taxa of a living organism. अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि एक ही in the broadest sense of the word, it's meaning versatile life on a planet Earth। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये सारे के सारे जो डाइवर्स आप एनिमल देख पा रहे हो, ये माना जाता है कि वो सारे के सारे सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट है। एक सिंगल जो सेल्स थी, है ना, प्रोटोसेल्स, उसी से ये सारे डाइवर्सिटी जो है ओरिजिन हुई है लाइफ पे। सो इट कुड बी वेरी इन डिफरेंट ट्रेड्स, बॉडी के फॉर्म में, फंक्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, देयर बिहेवियर। ठीक है, तो वेरियस ट्रेड्स में यू दे कुड बी डाइवर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो लिविंग बायोलॉजी है उसकी डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में आल्सो मीन डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स एट, अगर मॉलिक्यूलर पे देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, और जिसके कारण एराइज होता है आपका स्पीसीज। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज बनते हैं और इकोसिस्टम्स और डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के द्वारा। तो अगर हम ये बायोडाइवर्सिटी देखें वर्ल्ड में, तो इन द वर्ल्ड देयर आर 7 to 100 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, ये माना जाता है कि वर्ल्ड में 7 to 100 मिलियन ऑफ स्पीसीज है अराउंड, और उनमें से ओनली कितना नेम दिया गया, 1.8 मिलियन नेम्ड, यानी कि 0.1% ऑफ ऑल स्पीसीज दैट हैव एवर एग्जिस्टेड। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है अपने प्लेनेट के अंदर। सिंस द बायोडाइवर्सिटी इज ऑफन सीन एज a diversity of species, it tells us about the abundance and richness of species। कितनी ज्यादा उस स्पीसीज की अबंडेंस है और कितनी ज्यादा वो पाई जाती है, ये इसको बताती है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एंड द नंबर्स ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो कैसे देखें हम लोग इसको, यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे दिखा, इस चार्ट में दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हो इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका फंजाई, है ना, फंजाई हुए, उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया। तो इन तीनों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग वेरिएशन इसमें आपको मिलेगी। सो स्पीसीज रिचनेस इज मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, प्लांट्स में ये है, और वी आर कॉर्डेट्स, एंड ये हमारा इतना डाइवर्सिटी है उसमें। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल पॉपुलेशन बिकम डिस्टिंक्ट स्पीसीज बाय स्पेसिएशन। ये स्पीसीज का फॉर्मेशन होता कैसे, ये डाइवर्सिटी कैसे एराइज होती है। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली देख पा रहे हो कि फ्रूट फ्लाइज किसी साइंटिस्ट ने लिया और उनको डिफरेंट डिफरेंट फूड दिया, है ना, एक को इस टाइप से फूड दिया और एक को ये वाला फूड दिया। तो इससे क्या हुआ, इसमें चेंजेस होना शुरू हुए, इसके फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस देना होना शुरू हुए, और ये एज पर देयर फूड और इन्वायरमेंट जिसे बोल सकते हैं, इन्होंने उसका अडेप्ट करने के लिए अपने फिनोटिपिक कैरेक्टर को चेंज किया और अलग अलग वेरिएशन शो करने लगे, है ना। यहाँ पे डार्क हो गए, ये थोड़ा लाइट कलर के इंसेक्ट्स का वो हुआ। फिर क्या हुआ, इनमें मेटिंग प्रेफरेंसेस आ गए। ठीक है, मेटिंग प्रेफरेंसेस में क्या हुआ, ये बहुत कम थे इस टाइप से मेटिंग प्रेफरेंसेस, सेम सेम में ज्यादा मेटिंग प्रेफरेंसेस हो रहा था।
तो इससे क्या हुआ, एक अलग स्पीसीज का जन्म होना शुरू हुआ। हाँ जी, डिफरेंट डिफरेंट फूड और इन्वायरमेंट कंडीशंस में इनमें ये चेंजेस आए। ओके, तो इट वी कॉल चेंज विद इन द स्मॉल ग्रुप ओवर शॉर्ट पीरियड। खाना ही नहीं, मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है, खाना भी है, मतलब इसमें फूड और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी मायने रखती हैं। ये इसमें सिर्फ मैंने फूड को ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया, इस वाले में डिफरेंट फूड को एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ डिफरेंट फूड से ही नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर डिफर करेंगे तो भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। इस वाले में मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये जो मैंने पिक्चर ली हुई है उसमें डिफरेंट फूड का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे एक स्पीसीज का जन्म हो रहा है। ओके, सो माइक्रो इवोल्यूशन चेंज विद इन द स्मॉल ग्रुप ओवर अ शॉर्ट पीरियड। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें मेटिंग प्रेफरेंसेस हुई और धीरे धीरे एक छोटे ही समय में एक नए स्पीसीज का जन्म हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑल सेल्स हैव अ डीएनए एंड द केमिकल सब्सटेंस ऑफ अ जीन। तो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ। डीएनए में अगर चेंज होगा तो उसका आपको इफेक्ट दिखेगा कहाँ पे, उसके फिनोटिपिक करेक्टर में। इट्स ए केमिकल सब्सटेंस ऑफ जीन। और जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जीन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। एंड ये जीन कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। एंड इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। इन जीन से बनता है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम, है ना। तो उससे क्या होता है, जो जितने बायोकेमिकल पाथवेज हैं वो सारे सेल्स में कंट्रोल हो सकते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जीन्स न केवल आपके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकता है, बट कुड आल्सो कंट्रोल योर फिनोटिपिक कैरेक्टर। और इसमें अगर चेंजेस होते हैं तो क्या होता है कि आपका स्पीसीज में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। स्पीसीज जीन्स आर कोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ द फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स मेकिंग डीएनए डबल हेलिक्स। So the all forms of life usually essentially same code to translate the information stored DNA into proteins. तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन द डीएनए सीक्वेंसेस। तो जैसे जैसे आपका सॉरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगी या फूड हैबिट्स चेंज होगी या स्ट्रेस लेवल चेंज होगा तो उसी वजह से आपके डीएनए में चेंजेस होना शुरू होंगे और वो आपको फिनोटिपिक कैरेक्टर्स में दिखेंगे। फिनोटिपिक या फिर आते हैं मार्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इतना सादा हम लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा वेरिएशन है। ये आप देख पा रहे हो बटरफ्लाई, 42 बटरफ्लाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये बटरफ्लाई ही है, सारे के सारे ही बटरफ्लाई हैं, लेकिन आप देख पा रहे हो अलग अलग कलर में वेरिएशन है, अलग अलग साइजेस में वेरिएशन है। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है ओनली इन द बटरफ्लाई। सो मार्फोलॉजिकली इन बायोलॉजी द स्टडी, मार्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, इट्स अ स्टडी ऑफ साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो मार्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब उसके शेप में, उसके साइज में, एनिमल के, प्लांट के साइज में, उसमें मार्फोलॉजिकली जो आप अपने आंखों से देख सकते हो उनमें क्या डिफरेंसेस है, उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, दैट वी स्टडी अंडर द मार्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्मिक फॉर्म हैव इवॉल्व नॉन यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। और धीरे धीरे ये हिस्ट्री ऑफ लाइफ में ये डाइवर्सिटी एराइज हुई। द टर्म रिफर्स टू द जनरल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और एनिमल, जो कि मैंने बता चुका हूँ। एंड दिस इज यूज्ड आल्सो यूज्ड व्हेन स्पीसीज डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सम आर नोन ओनली फ्रॉम द फजेस, ठीक है। ये आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ये दैट दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर, ये टर्म को उसमें भी यूज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ आवर मार्फोलॉजिकल अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। अब ये जो मार्फोलॉजिकल अप्रोच है क्लासिफिकेशन का, मतलब मार्फोलॉजिकल अप्रोच कैसे हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज शेप, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके कलर के बेसिस पे हम लोग मार्फोलॉजिकली किसी चीज को डिवाइड कर दें। तो इट हैज अ एडवांटेज आल्सो कि उसको हम इजिली जो है उसको
क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एंड द रिलेटिव ease of application and majority of the species for which physiological traits are unknown are not really determined। लेकिन इसके some of the disadvantages भी हैं। क्या? Too much decision on how much differences between individual is too much variation। Almost all population are made up of non-identical individuals। ठीक है, these are the some of the disadvantages। Basis of two organism can produce fertile offsprings एंड इट आल्सो कैन नॉट अप्लाइड इन ऑल केसेस। तो मार्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत इजीली हम लोग इसको मार्फोलॉजिकली ही देख के आप किसी चीज को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन और अंदर लेवल पे जाएंगे तो इसमें काफी ज्यादा आपको डिसएडवांटेजेस भी मिलती हैं। तो वाई वी नीड टू क्लासीफाई मार्फोलॉजिकल बेस पे जो हम लोग वी नीड ए स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन सिस्टम that naked numbers of species are not really giving a good picture on biodiversity distribution। ठीक है, इन अ ग्लोबल व्यू अगर हम लोग देखें तो बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट प्रीडोमिनेटली ऑन इंसेक्ट्स एंड माइक्रोन और उसमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है। तो इस टाइप से अगर हम लोग मार्फोलॉजिकली डाइवर्सिफिकेशन करने लगे तो वी कैन नॉट मतलब डू मतलब एक लिमिट है इस चीज की जो मार्फोलॉजिकली डाइवर्सिफिकेशन की क्लासिफिकेशन की। बट द एस्टिमेट्स हैव सेवरल पॉसिबल एरर्स, रिलेटिव स्पीसीज डिफिनेशन, लिमिटेड नॉलेज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड नॉलेज ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट। It should also be clear that sheer number does not really tell much। We should also take account the taxonomic distance। वो कैसे इवॉल्व हुए, है ना, वो स्पीसीज कैसे इवॉल्व, ये सब भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह ऐसा हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल हो जाए और हम आसानी से एनालिसिस कर पाए जो भी हमें रिसर्च करनी है। ऑल्सो द वेरियस व्यूज ऑफ टेक्सोनॉमिक हियरार्कीज। सो वी नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप देम इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, तो जो भी स्पीसीज अवेलेबल है उनको हमें लॉजिकल मैनर में क्या करेंगे, क्लासिफाई करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडी पर्पस। कॉमन नेम्स में बी मिसलीडिंग। कोई कॉमन नेम्स जैसे कि स्टार फिश, जेली फिश, पेरी डॉग, ग्राउंड हॉग, दिस काइंड ऑफ मतलब जो कॉमन नेम्स है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम चाहिए जो कि आप कहीं किसी भी देश में चले जाइए, अगर हम वो नेमिंग सिस्टम बताते हैं तो हम लोग आसानी से उस स्पीसीज को पहचान सकें। एंड इट कुड ऑल्सो शो द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना। तो हम लोग जब ये मानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ एक सिंगल सेल से, तो ये कहीं ना कहीं ये स्पीसीज आपस में जुड़े हुए हैं इवोल्यूशनरी पाथ पे, है ना। सो वी इस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम वी नीड टू डेवलप जो कि इसको आपस में बता सके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आपस जो ऑर्गेनिज्म के हैं वो भी डिफाइन कर सके। और हम लोग लाइफ में ग्रुपिंग पहले से ही करते आ रहे हैं, दैट मेक्स अवर थिंग इजियर। तो इस टाइप से हम लोग ग्रुपिंग पहले ही कर देते हैं सामानों की। ओके, अब यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगा आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम या डाइवर्सिफिकेशन। ओके।